एग्जाम में चिंटू के 100 में से 30 मार्क्स आए। चिंटू बेचारा डर के मारे कांप गया। अरे क्योंकि घर जाकर मार्कशीट तो फौ को दिखानी होगी और फिर होगा कलेश। तो उसने जल्दी से 30 के 3 को 8 बना दिया। मार्क्स हो गए 80 और फिर सब चंगासी। ठीक चिंटू की तरह अभी मोदी सरकार को भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरनेशनल या नेशनल रैंकिंग आती है जहां सरकार की पोल खुल जाती है, रिपोर्ट कार्ड खराब आती है, हर दूसरे दिन रैंकिंग नीचे गिर रही है। अब चिंटू की तरह सरकार के पास भी दो रास्ते थे। सच बोल दो, थोड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन फिर काम पर लग जाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर ही डालो। या फिर फिक्र को धुएं में उड़ाकर 3 को 8 बना दो, सच को दबा दो, नंगे सच को चंगा सी कर दो। साल के पहले एपिसोड में देशभक्त आज पूछना चाहेगा कि क्या 2025 में सरकार एक रेजोल्यूशन ले सकती है कि अब और सच के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये जो फेक है तो सेफ है वाला जो फॉर्मूला है, अब इसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 2025 आते आते अब सच्चाई बाहर ही निकल रही है। कैसे निकल रही है मैं आपको समझाता हूं। देखो, डेटा के बिना देश चल नहीं सकता है। समस्याएं क्या हैं, कितनी बड़ी हैं, उनका सलूशन कैसे हो सकता है, सलूशन पेपर पर ही रह गया या असल में लोगों की जिंदगी बदली। हर चीज में डेटा की जरूरत आती है और वो भी जेन्युइन डेटा की दरकार होती है। क्या टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इकोनॉमी डूब रही है? डेटा से ही यह सब समझ में आता है। लेकिन क्या आपको अपने देश में सच्चाई बताई गई है, या वही फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है? 3 को 8 बना दिया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। 2014 और 2024 के बीच में जो डेटा है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। झंडे तो वैसे में हमने इतने सारे गाड़े हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। नारा विकसित भारत का है, मगर यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो देश की रैंक 130 से गिर के 134 हो गई है। इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27 से गिरकर 47 पायदान पर आ गए हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो अब फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आ गया है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th रैंक से 93rd पे चले गए हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात ही ना करें, 140 से गिरकर 159 हो गए हैं। पाकिस्तान से आजकल कंपटीशन चल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपी 61 से 86 की ऑल टाइम लो पर चली गई है। किसानों की आय दुगनी तो दूर की बात है, डेटा दिखाती है कि कृषि क्षेत्र में मजदूरों की आमदनी में बढ़ोतरी ना के बराबर हुई है। और मार्च 2024 में पब्लिश हुई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की स्टडी बतलाती है, माने देश में इनकम इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता अब ब्रिटिश के जमाने तक पहुंच गई है, या उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। रिच और पुअर के बीच में जो डिवाइड होता है। पोल्यूशन में वैसे में ही हम विश्व गुरु बन चुके हैं, और आज देश का युवा बस पलायन पर लगा हुआ है देश से। जहां भी वीजा मिल जाए, जहां भी जॉब मिल जाए, क्योंकि यहां तो नौकरी मिलने से रही। अब नॉर्मली ऐसे नंबर्स जब सामने आते, ऐसी सच्चाई जब सामने आती, तो फिर पॉलिटिकल भूचाल आ जाता, सरकार भी सवालों के कटघरे में खड़े हो जाती। और इस समय अगर कोई प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब ना दे, डेटा का जवाब ना दे, तो फिर उसे भी मौनेंद्र मोदी का नाम दिया जाता, उसे भी ट्रोल किया जाता। लेकिन विकसित भारत और विश्व गुरु का नैरेटिव तो दूर की बात है, सरकार को जुमला प्रो मैक्स बोल दिया जाता। लेकिन ऐसा ना हो, सरकार ने इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक 3 स्टेप अप्रोच लिया गया है, जिससे ऐसा माहौल बना दो जहां फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, और जनता तब भी एकदम मस्त रहे ये सोचकर कि हम तो विश्वगुरु बन गए हैं। पहला कदम इस फॉर्मूले में होता है डिनायल, रियलिटी को डिनाई कर दिया जाए। अरे दूसरा कदम उसके बाद आता है मौजूदा डेटा के साथ आप ऐसी हेरा फेरी करो, ऐसी ऑल्टरनेटिव थ्योरी बना दो कि डेटा का कोई वैल्यूएशन ही नहीं रह जाए। और उसके बाद आखिरी स्टेप है, अगर ये दो फेल कर जाते हैं, कि डेटा को जनता तक पहुंचने ही मत दो, बीच में ही गायब कर दो, ताकि तुम पर सवाल उठने का क्वेश्चन ही नहीं उठे। फेक है इसीलिए तो सेफ है, इसीलिए इस कार्यक्रम का यही नाम है। 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111th आई। स्मृति ईरानी, जो अब देश की उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, उनसे जब सवाल पूछा गया इस रैंकिंग के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि अरे सुबह से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, और इतना दूर मैं ट्रैवल करके आई हूं, कॉन्क्लेव में बैठी हूं, खाना मैंने भी नहीं खाया है। ये सर्वे वाले अगर पूछे मुझसे, तो मैं भी अभी इस भुखमरी की श्रेणी में मेरा भी नाम डल जाएगा।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हुंगर हिफर ने ये जो इंडेक्स पब्लिश किया था वो कुपोषण, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग यानी पौष्टिक आहार ना मिलने पर बच्चों का हाइट और वेट रुक जाना, ऐसे अलग अलग पहलुओं पर WHO, यूनिसेफ का डेटा निकाल कर रैंकिंग कैलकुलेट किया था। बड़ी शिद्दत से काम होता है। हिंदी में बोले तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भुखमरी इंडेक्स नहीं होता है कि चाय पकौड़े खा लो और इंडेक्स में आप नंबर 1 बन जाओ। मगर स्मृति ईरानी को इस सब से कोई मतलब नहीं था। डेटा की क्वालिटी पर सवाल उठाकर डेटा को नकार दो। नतीजा अब भी 2024 में इंडिया की रैंकिंग कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई है। 105वें पायदान पर हम हैं। वैसे तो बोलने के लिए 5th हैं हम GDP में, लेकिन 105th हैं जहां तक आई हंगर इंडेक्स की बारी। वहीं 2012 में हंगर इंडेक्स पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ऐसा कुपोषण हमारे लिए एक नेशनल शेम की बात है। पर आज की सरकार इस प्रॉब्लम को शेम तो छोड़ो, मानने के लिए राजी ही नहीं है। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जिससे पता चला कि सरकार ने इन रैंकिंग्स पर चिंता जताई और इसको ठीक करने के लिए तरीके ढूंढने की कोशिश भी की। नहीं, रैंकिंग्स को ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम्स को नहीं। वैसे जब कुछ साल पहले हमारी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव हो रही थी, तब सरकार उसका ढिंढोरा खूब पीट रही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि सरकार को इंटरनेशनल रैंकिंग से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स या येल का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन सब में रैंकिंग्स खराब हो रही हैं, तो डेटा और मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाकर रैंकिंग्स को नकार दिया जा रहा है। और यह नकार देने का रवैया सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, यह काम हमारे इंटरनली भी यही हो रहा है। देखिए, कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत, सरकार ने कहा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। WHO से लेकर इंडियन एक्सपर्ट सब स्टडीज दिखा रही हैं पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स, लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में जाकर कहती है कि हमारे पास कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है कि एयर पोल्यूशन से किसी की मौत हुई है। आए दिन खबर आती है कि मैनुअल स्कैवेजिंग से लोगों की मौत हो रही है, पर सरकार राज्यसभा में जाकर कहती है कि देश में मैनुअल स्कैवेजिंग तो हो ही नहीं रहा है, सब चंगासी है। एजुकेशन मिनिस्टर ने नीट के मुद्दे पर भी कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लीक को ऑफिशियली तो नहीं माना, लेकिन यह कहा कि हां कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे सेल्फ डिनायल में सरकार को रहना नहीं चाहिए, इससे सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ती है। अब प्रॉब्लम डिनायल से काफी आगे बढ़ चुकी है। गोदी मीडिया को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग्स को कंट्रोल करना सरकार के लिए थोड़ी सी दिक्कत साबित हो रही है। प्रॉब्लम आ रहा है और यहां आता है दूसरा तरीका। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की हाल ही में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, लिंक मैंने नीचे देकर रखा है, उसे पढ़ लीजिएगा और डिटेल में। नेट ये स्टोरी बताती है कि सरकार की नीति आयोग के नेतृत्व में एक एजेंसी बनाई गई, ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ या GIRG। 30 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स को करीब से समझने की कोशिश की गई। करीबन 20 यूनियन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को काम पर लगाया गया। क्या काम? नहीं, जमीनी हकीकत इंप्रूव करने के लिए नहीं, इन रैंकिंग्स को समझने के लिए कि इसको कैसे क्रैक किया जा सके। ट्रैकिंग का कोर फोकस था कि देश की रैंकिंग्स को आगे बढ़ाओ, ग्राउंड रियलिटी आगे बढ़े ना बढ़े वो ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में 3 का 8 जरूर हो जाना चाहिए। फरवरी 2020 में यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी रविंद्र पनवार ने सरकार की तरफ से वेल्थ हुंगर हिल्फर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड को लेटर लिखा उनके डेटा के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा यूएन एजेंसी से लेती हैं। यूएन एजेंसीज इंडियन गवर्नमेंट की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सेंसस के डेटा उठाती है। पर सेक्रेटरी पनवार साहब ने कहा कि देखिए, ये डेटा थोड़ा पुराना है, एक काम कीजिए, आप हमारा लेटेस्ट डेटा लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का। इस डेटा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे 102 के आसपास से रैंकिंग उठकर 91 तक आ जाएगी, जो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन कम से कम रैंकिंग इंप्रूव तो होगा। पर सेक्रेटरी पनवार को यह भी मानना पड़ा कि ये जो नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है, ये पहली बार कंडक्ट किया गया है, इसका डेटा कुछ खास एक्यूरेट है नहीं, और इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नए डेटा को, जो कि उनको प्लेट में दिया गया था, उसको एक्सेप्ट करने से, यूज करने से मना कर दिया। अब जब डेटा को बदलने का प्लान असफल हो गया तो सरकार ने मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहले कहा कि इतना ज्यादा बच्चों के हंगर पर फोकस क्यों करें। आरोप लगाया गया कि ये इंडेक्स बायस्ड है टुवर्ड्स अंडर न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बेचारे इंडेक्स बनाने वालों को सरकार को याद दिलाना पड़ा कि अगर इनिशियल स्टेजेस पे शिशु को अगर आप पौष्टिक आहार नहीं दोगे तो जिंदगी भर ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बन जाती हैं।
पर हमारी सरकार ने यह कह दिया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कितने बच्चे 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले मारे जाते हैं, इस आंकड़े को हंगर इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 45% चाइल्ड मोर्टेलिटी को न्यूट्रिशन से आप लिंक कर सकते हो। अब आप आयरोनी और हिपोक्रेसी सोचिए कि सिर्फ 45% लिंकेज है, लेकिन सरकार कहती है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि ऑलमोस्ट आधा परसेंट डेटा यह दिखाता है कि आधी जो मौतें होती हैं बच्चों की, उसको डायरेक्टली आप न्यूट्रिशन से लिंक कर सकते हो। सरकार की चलती तो इस इंपॉर्टेंट डेटा को वहां से हटा ही देते, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बेटर रैंकिंग मिल जाता। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं सरकार कि देश में एक सीरियस चाइल्ड न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ ह्यूंगर ने ऐसा अपना फॉर्मूला चेंज करने से फिर से मना कर दिया। यही हुआ EIU या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स के साथ। जब इंडिया की रैंकिंग फिसल रही थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो लॉ मिनिस्ट्री ने इंडियन हाई कमीशन इन लंदन के जरिए EIU को संपर्क किया और उन्हें कहा कि आपको हमारी सरकार के डेमोक्रेटिक रवैये के बारे में जो भी जानना है आप हमसे पूछिए ना, हम देंगे आपको डेटा, यानी हम खुद ही अपनी आंसर शीट का मार्किंग कर देंगे। EIU ने भी यह ऑफर पोलाइटली ठुकरा दिया। अब चलिए, बाहर का डेटा अगर आप इन्फ्लुएंस ना भी कर पाते तो क्या मेड इन इंडिया डेटा में एक्स्ट्रा 2AB लगाकर आप हेरा फेरी तो कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे होता है जो बतलाता है कि देश में एक एवरेज फैमिली का कंजम्पशन क्या है, वो चीजें कितना और क्या खरीद रही हैं। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, बिजनेसमैन को मालूम चलता है कि देश में किस चीज की दरकार है, कौन सी चीज बिकेगी, वही चीज पर फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, अरबों खरबों रुपए लगाएंगे। पहले जब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या MPCE कैलकुलेट होता था, तो उसमें सरकारी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को, जो कि फ्री का राशन है, कपड़ा पानी है, उसे काउंट नहीं किया जाता था। इसका काफी साफ, काफी सिंपल लॉजिक है इसके पीछे कि जब आपके पास कुछ स्पेंड करने की क्षमता नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, आप सरकारी खजाने से, सरकारी स्कीम्स पर आप डिपेंडेंट हो, तो आपको कैसे कंजम्पशन इंडेक्स में डाला जा सकता है। फ्री का राशन का कंजम्पशन कैपेसिटी नहीं, एक्चुअली जनता की दुर्दशा दिखाता है। मगर मोदी सरकार ने इस मेथोडोलॉजी को चेंज करके फ्री में मिलने वाले राशन को भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े में ऐड कर दिया। इसका मतलब समझिए, अगर किसी ने पूरे महीने कोई भी खर्चा पानी नहीं किया है, कोई भी पैसा नहीं स्पेंड किया है, उसके पास ना नौकरी है ना स्पेंड करने के लिए पैसा है, वो मुफ्त के राशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वे में लिखा जाएगा कि उसने 1000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि 1000 रुपए का फ्री राशन उसने कंज्यूम किया। यानी सरकार स्पेंडिंग का आंकड़ा इंडिविजुअल के खर्चे में ऐड कर दिया गया, दुर्दशा को कंजम्पशन कैपेसिटी बना दिया। यही है मास्टर स्ट्रोक इन इकोनॉमिक्स। ऐसा करने से कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ती नजर तो आती है, चाहे जमीनी हकीकत कुछ और ही हो, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ऑटोमोबाइल सेल में गिरावट आ चुकी है, FMCG कंपनीज की ग्रोथ स्लो डाउन कर चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स तेजी से इकोनॉमी से अपने इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रही है। अर्न्स्ट एंड यंग इकोनॉमी वॉच दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी अभी जो GDP ग्रोथ वो भी डिक्लाइन हुई है, उसमें एक बड़ा रीजन है घटता प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अभी दिवाली फेस्टिव सीजन के बाद भी ज्यादा राहत नहीं मिली। उसके ऊपर हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, यानी कर्जा चुकाते चुकाते लोगों का कमर टूट रहा है, तो कंजम्पशन वो कहां से करेंगे, पैसे उनके पास है नहीं। उसके ऊपर हॉस्पिटल बिल है, एजुकेशन बिल है, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। मगर आपकी हालत चाहे जितनी भी खस्ता हो, यह भी देख लीजिएगा कि निर्मला ताई हर 2 सेकंड में एक नया अनाउंसमेंट करती है कि आपसे ज्यादा टैक्स कैसे निकाला जाए। पिछले साल और इस साल देश में कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स सरकारी खजाने भर रहे हैं, यानी बेसिकली बड़े बड़े पूंजीपतियों से ज्यादा आप और हम नागरिक ने टैक्स दिया है, सरकार का खजाना भरा है। ये जो डेटा फजिंग हो रहा है, ये हमें एम्प्लॉयमेंट के एरिया में भी दिखने को मिलता है। अब सरकार का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है या PLFS जिसे कहा जाता है, सबसे लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट एक रिकॉर्ड लो तक चली गई है। अरे उत्सव बनाइए, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है मोदी सरकार में। सरकार ने बड़े गर्व से यह दिखाया है कि देखिए देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ और सिर्फ 3.2 हो गया है, साल दर साल ये कम हो रहा है। ये एक्चुअली अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है, 4 से कम बेसिकली देश में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, हम कह सकते हैं। और हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने परसेंटेज लोग वर्कफोर्स का हिस्सा है,
काम कर रहे हैं ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 2017 2018 में 46.8 था, वो बढ़कर 2023 2024 में 58.2 हो गया है। माने सब कोई काम कर रहे हैं, देश विकास के रास्ते पर है। अब ये नंबर दिखने में भी तो अच्छा लगता है, खास करके इंडिया जैसे यंग और ग्रोइंग देश में, मगर ये कामयाबी बेरोजगारी कम नहीं कर रहा है। ये हेडलाइन है, हेडलाइन की कामयाबी है। समझाता हूं कैसे। पहले ये जो वर्कफोर्स ग्रोथ है, ये वर्कफोर्स ग्रोथ कहां से आया है? क्या फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, वहां नौकरियां बढ़ी हैं, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, या सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं? इसमें तो सब जगह आंसर इज नो। तो आंसर यह है कि ये जो वर्कफोर्स ग्रोथ हुआ है वो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में ग्रोथ हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई और नौकरी ना मिली शहर में, तो वो मजबूर होकर एग्रीकल्चरल लेबरर के तौर पर काम कर रहे हैं, वापस गांव गए हैं, अपने फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, खेतों में मदद कर रहे हैं। जिस खेत में मान लीजिए 3 लोग काम कर रहे हैं, अब वहां 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आमदनी, आय बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े में यह दिखा रहे हैं कि ये लोग इंप्लॉयड हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज का ट्रेंड रहता है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं। 2004 से लेकर अगर आप 2017 के आंकड़े देखें तो हमारे देश में भी ऐसा हो रहा था। कृषि क्षेत्र से कुल इंप्लॉयमेंट 66 मिलियन कम हुआ, माने लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आए, अर्बन सेंटर्स की तरफ आए। लेकिन 2017 से 2024 के बीच में हमारी ग्रोथ स्टोरी उल्टी हो गई है। कृषि क्षेत्र में इंप्लॉयमेंट 68 मिलियन से बढ़ा है। लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री छोड़कर आप एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हो। इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जा सकता है, इसे मेक इन इंडिया का फेलियर भी देखा जा सकता है। मगर सरकारी हेडलाइन मैनेजमेंट ये दिखाती है कि आप का सारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक अगर हम ऐसे अनपेड फैमिली लेबर को इंप्लॉयमेंट ना माने तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट असलियत में 8% के आसपास होगा। और जो इंप्लॉयमेंट है, शहरों में भी जो इंप्लॉयमेंट है, उसकी भी सच्चाई कुछ अलग ही है। शहरों में हम इंप्लॉयमेंट सोचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं, हम कंस्ट्रक्शन सोचते हैं, या सैलरीड सेक्शन में ज्यादा इंप्लॉयमेंट की बात होती है। लेकिन ये तो बढ़ा नहीं है। तो बढ़ा क्या है? सेल्फ इंप्लॉयमेंट सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है। अब शायद इसको निर्मला ताई एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट मान ले, लेकिन सच्चाई यह है कि ये डिस्ट्रेस्ड इंप्लॉयमेंट है। यानी वो लोग जिन्हें अर्बन सेंटर में कोई और काम ना मिला, उन्होंने अपनी छोटी रेडी पट्टी लगा ली है, छोटा सा वो काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें इंप्लॉयड माना जाता है, जबकि वो कमा कुछ खास रहे नहीं है। यही है मास्टर स्ट्रोक डेटा का। और ऐसे मास्टर स्ट्रोक करने का सरकार को काफी ज्यादा एक्सपर्टीज भी हो चुका है। याद है 2022 में सरकार ने खास करके एक पूरा बुलेटिन निकाला था जहां दिखाया था कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो चुकी है 2022 में। वो तो बाद में न्यूज लॉन्ड्री के कुछ रिपोर्टर्स गए, लोगों से पूछा जो इस लिस्ट में थे, पता चला कि ये तो खेती बाड़ी ही नहीं करते हैं, कुछ पैसे दिए गए थे बस ये बोलने के लिए कि हमारी आय दुगनी हो गई है। इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट जॉन ड्रेस का कहना है, जो काफी इकोनॉमिस्ट भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कि मोदी काल में रियल वेजेस का ग्रोथ लगभग 0 है। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो किसी सेक्टर में भी तनख्वाह बढ़ी नहीं है, जबकि यूपीए 2 के टाइम पर रियल वेजेस कम से कम 5 या 6% के बीच में बढ़ी तो थी। अब इस पूरे एपिसोड में आपने देखा कि कितना डेटा की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, रैंकिंग्स की बात हो रही है। ये 2-4 दिन की बात है, इसको एंजॉय कर लीजिए जब तक ये बची खुची डेटा है आपके पास, क्योंकि अब ये दिख रहा है कि हालत तो काफी गंभीर हो चुकी है 2025 के शुरुआत में। और हो सकता है कि ये जो बची खुची डेटा आपको मिल रही है इसको भी सरकार निपटा दे, खत्म कर दे, क्योंकि फेक है तभी तो सेफ है। और अगर ये रियल डेटा बाहर निकल जाएगा तो सरकार काफी कष्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल सर्वे ऑन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स एंटरप्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट होता है जो देश की इनफॉर्मल सेक्टर की हालत बयां करती है। सरकार ने 2016 से ही इस डेटा को रिलीज नहीं किया था। फिर आरटीआई फाइल होने के बाद, प्रेशर बनने के बाद, अब सरकार ने कुछ ही महीने पहले जाकर इस डेटा को रिलीज किया है। माने इतना विकास हो रहा है कि सरकार कह रही है कि डेटा का क्या करोगे। जुलाई 2024 में सरकार ने मंथली जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी रिलीज करने से मना कर दिया था। फिर भर भर कर बैकलैश मिला, तब जाके
इस डेटा को रिलीज किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी डेटा बाहर नहीं आया, पब्लिक प्रेशर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो फिर हमें कुछ सच्चाई इसके बारे में मालूम चली। वैसे तमाम प्रेशर के बावजूद मोदी सरकार ने अभी तक सेंसस ही नहीं करवाया है। देश का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एक्टिविटी हुआ ही नहीं। अभी भी 2011 का हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसस डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ। ठीक है भाई, तब नहीं हो पाया, अरे अब तो इतना टाइम निकल गया है, अब भी क्यों नहीं करवा रहे हो ये सेंसस का डेटा? सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को भी कुछ इस तरीके से अमेंड कर दिया है कि कोई भी पोल ऑफिसर का सीसीटीवी फुटेज आप नहीं मांग सकते हो। यानी चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शन में जो कांड हुआ अब वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेटा ही बाहर नहीं आएगा। वैसे पूरे आरटीआई मैकेनिज्म को भी खोखला कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट ही नहीं की जाती है। 4 लाख से ज्यादा केसेस अभी बैकलॉग में पड़े हुए हैं। और ऐसा हम बहुत लंबा लिस्ट आपके लिए ला सकते हैं कि किस तरीके से डेटा को फज किया जा रहा है, किस तरीके से डेटा को रोक दिया जा रहा है, किस तरीके से डेटा को डिस्क्रेडिट कर दिया जा रहा है। पर यह सब आपको गोदी मीडिया शायद नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी इसी 3 स्टेप प्लान को फॉलो करते हैं। डेटा को या तो डिनाई कर दो, नकार दो, गलत साबित कर दो, या फिर जनता तक डेटा पहुंचने ही मत दो। 500 साल पहले की खुदाई करते रहो, अभी जो देश की खुदाई हो रही है उस पर कोई फोकस नहीं करो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि साल की शुरुआत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज कि हम भी एक प्रण लें, सरकार भी कोशिश करे कि एक प्रण ले कि ये जो डेटा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब हम बोलेंगे कि रेजोल्यूशन ले कि हम डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और सरकार अगर प्रण ना ले तो कम से कम आप ये मांग करो कि भैया जो सच है, जो देश के साथ जो हो रहा है, जो सच डेटा है, देखिए ये पॉलिटिक्स से बियॉन्ड का पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, लीडर जो भी हो, आपको और हमको हक बनता है कि देश के साथ जो हो रहा है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो हमें मिलना चाहिए। फिर इफ नॉट देन हु नॉट इज नॉट, वो सब हम करते रहेंगे बाद में, लेकिन डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस साल आप भी ये बात बोलो कि पॉलिटिक्स को छोड़ो, ये बताओ कि देश के साथ क्या हो रहा है, डेटा के साथ क्या हो रहा है। आशा करता हूं कि ये रेजोल्यूशन आप भी लोगे। हैप्पी न्यू ईयर आपको। मेरे लिए थोड़ा सा हैप्पी न्यू ईयर उतना नहीं है, थोड़ा फैमिली इमरजेंसी है, इसीलिए यहां से आपके लिए बात कर रहा हूं। देशभक्त स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि 2025 में आपको जो सच है, आपको जो कड़वा सच है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे देशभक्त पर। देखते रहिए। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, या फिर patreon.com/देशभक्त पर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।